मेरा नाम कल्पना है। आज मेरी ससुराल में पहला दिन था और नई नवेली दुल्हन की तरह मैं अपनी ससुराल की रसोई बनाने के लिए चली गई थी। मुझे मीठे में कुछ बनाना था और अपने पति का दिल जीतना था, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे पति और मेरी सास के अलावा कोई भी नहीं था। मेरी सास की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मेरे पति बहुत अमीर आदमी थे। उनकी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी चल रही थी। मेरी सास मेरी शादी में भी शामिल नहीं हो सकी थी। मेरे पति ने कहा था कि वो कहीं नहीं जाती, लेकिन अब मैं अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाकर अपनी सास के कमरे में लेकर जाना चाहती थी। मैंने अपनी पहली रसोई बहुत अच्छे से बनाई थी और मैं इसमें कामयाब रही थी। मेरे पति ने जैसे ही मेरे हाथ का बना नाश्ता खाया, उन्हें तो बहुत ही पसंद आया था। उसके बाद में एक ट्रे में खीर, पूरियां और आलू के परांठे लेकर अपनी सास के कमरे में चली गई थी। मुझे पता था कि मेरी सास कमरे से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन जैसे ही मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने मेरे पति की माँ खड़ी हुई थी। उनके बिखरे हुए बाल, कपकपाते हाथ और आंखों में एक अनजानी सी बहस थी। मैंने कमरे के अंदर जाकर उनके पैर छुए, जो मुझे देखकर घबरा गई और उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। मैंने कहा, मम्मी जी, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल्पना हूँ, आपकी बहू। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी बहू नहीं, बल्कि मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। बेटी? मेरी बेटी? उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाया और मेरी बेटियां बेटियां कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। कहाँ है मेरी बेटियां? कहाँ खो गई हैं? मेरी बेटियां कहाँ चली गई हैं? मेरी बेटियां, मेरी बेटियों को वापस ले आओ। उनकी तड़पती हुई आवाज में दर्द था। मैं उन्हें देखकर शॉक्ड रह गई थी। मुझे पता था कि मेरी सास पागल है, लेकिन ना जाने कि उन्हें देखकर पहली ही नज़र में मुझे ऐसा लगा जैसे उनके अंदर बहुत तकलीफ छुपी हुई है। मगर वो मेरी बेटी क्यों कह रही थी? मैं उनके करीब गई। मैंने कहा, मम्मी जी, आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मगर उन्होंने मुझे झटके से पीछे कर दिया और कहने लगी कि मेरी बेटियों को लेकर आओ। फिर बेटियां विदा हो गई थीं, दुल्हन बनी हुई थी, और एक एक करके मेरी सारी बेटियां मुझसे जुदा हो गईं। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। मेरा पूरा परिवार बिखर कर रह गया। इतना कहकर वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी। इतने में ही मेरे पति कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे और अपनी माँ को चौंक कर देखा। उन्होंने अपनी माँ को संभालना और जल्दी से उन्हें बिस्तर पर बिठा दिया और उनको रिलैक्स करने लगे। मेरे पति उमेश अपनी माँ को शांत करवाने लगे। उनसे कहने लगे कि मम्मी, खामोश हो जाओ, ये आपकी बहू है, मेरी पत्नी कल्पना। मम्मी आपके लिए खाना लेकर आई है। मगर मेरी सास तो अजीब पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो सच में पागल है, मगर मैं अपनी सास के ऐसे अजीब बिहेवियर से बहुत डर गई थी। मैं अपनी सास के कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि कल्पना, तुम यहाँ से जाओ, मैं मम्मी को खाना खुद खिला दूंगा। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद जब उमेश कमरे में आए और मेरे बराबर में बैठ गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमसे किसने कहा था कि मम्मी के कमरे में खाना लेकर जाओ? तुम नौकरानी के हाथ से भी तो खाना भेज सकती थी ना। मैंने कहा, उमेश, मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी मेरी बात सुनकर अपने होश खो बैठेंगी। मैं तो उनको अपने हाथों से खाना खिलाने गई थी। मेरे पति ने कहा कि आइंदा उनके कमरे में कभी मत जाना, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने उनसे तो कह दिया था कि ठीक है, कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन एक सवाल था जो मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने कहा, उमेश की आपका कोई भाई बहन है? मेरी इस बात पर अचानक मेरे पति एक सेकंड के लिए खामोश हो गए। उन्होंने कहा, नहीं तो, न मेरा कोई भाई है और ना ही मेरी कोई बहन है। ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, क्योंकि जब मैंने आपकी मम्मी से कहा कि मैं आपकी बेटी समान हूँ, तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मेरी बेटियों को ले आओ। मेरी बेटियां कहीं लापता हो गई हैं और बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। आखिर इस बात का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि कल्पना, तुम बिना कैसी अजीब सी बातें करती हो। मैंने तुमसे कहा ना कि मम्मी की दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझे उनको पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, लेकिन मैं अपनी माँ को खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि उनका इलाज घर में ही हो जाए, मगर क्या करूँ? मैं चाहता कि माँ को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही देता हूँ। उनकी हरकतें अब दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही हैं। पता नहीं अपने आप से क्या क्या बातें करती रहती हैं। उमेश ने मेरे हाथ पर अपना हाथ मजबूती से रख दिया और कहा कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो।
मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, बस तुम परेशान मत हो। मैं अपने पति की बात पर खामोश हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इस बंगले में काफी कुछ ऐसा अजीब देखा जिसने मेरे दिल को दहलाकर रख दिया था। जब से मैं यहाँ आई थी, पहले ही दिन से मुझे एहसास हो गया था, ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि इस घर में कई साए अपने अंदर समेटे हुए हैं। वैसे तो इस घर में कई नौकरानियां थीं, लेकिन सभी नौकरानियां मुझसे बहुत नज़र चुराती थीं। और फिर मेरी सास की ऐसी हालत, मुझे इस घर में ऐसा लगता था जैसे किसी की आहट महसूस हो रही है, जैसे किसी वीरानी ने इस घर को अच्छी तरह से जकड़ रखा हो। ऐसा लगता था जैसे कोई धीमे धीमे आवाज में बात कर रहा है। न जाने क्यों 2-3 रातों से मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि रात के समय कोई बातें कर रहा है। मैंने खुद को समझाया था कि शायद मेरे साथ ये सब कुछ नए माहौल की वजह से हो रहा है। दिन मैं अपने कमरे में मौजूद थी और अलमारी से कपड़े निकाल रही थी कि दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। भाभी जी, चाय ले आऊं? ये एक पुरानी नौकरानी थी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर किसी गहरे राज का साया था, जैसे उसके होंठों पर कोई ऐसी कहानी हो जो जवाब तक आकर दम तोड़ देती हो। मैंने कहा कि जी, ले आइए। वो कमरे के अंदर आई और ट्रे उन्होंने बेड पर रख दी थी और फिर वहां से जाने लगी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने रुककर मुझे बड़े गौर से देखा। अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ गई तो मैं भी उन्हें घूरने लगी और सोचने लगी कि वो मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है। मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और वो खामोशी से नज़र झुकाकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने अपना सर झटका और कहने लगी कि बड़ी ही अजीब औरत है। ये कहकर मैं दोबारा से अपने काम में बिजी हो गई थी। इसी दौरान मुझे अपनी सांस की तेज आवाज़ सुनाई दी। उनके कमरे से उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं फौरन ही उनके कमरे की तरफ भागी। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो देखा कि वो अपने कमरे में सोफे पर एक तरफ बैठी हुई थी और एक दीवार की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रही थी, फिर चिल्ला रही थी और फिर किसी से बातें कर रही थी। कह रही थी कि तुम लोग कब आओगी मुझसे मिलने के लिए? सुरेश, सीमा, नीतू और गीतिका, तुम चारों अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारा भाई भले ही यहाँ पर है, लेकिन मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है। मेरे बच्चों, तुम कहाँ चले गए? उनकी बातें सुनकर तो जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और अपने बच्चों को याद कर रही थी। अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई तो वो फौरन ही खामोश हो गई और मुझे घूरने लगी। मैंने खामोशी से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई थी। सीमा, सुरेश, गीतिका, नीतू, मेरी सास, आखिर ये किसके नाम ले रही थी? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे बच्चों, तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? भले ही मेरे साथ उमेश है, लेकिन मुझे तुम्हारी याद जरूर आती है। आखिर इस बात का क्या मतलब था? फिर मुझे याद आया कि वो पागल है और ये बातें मुझे उमेश ने पहले ही बताई थी कि वो अलग अलग तरह की बातें करती है और अजीब अजीब हरकतें करती है, तो इसलिए मुझे उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मगर मैंने देखा था कि मेरी सास की आंखों में एक अजीब सी दहशत थी जो मुझे उनकी तरफ कायल कर रही थी। ये बंगला और यहाँ का हर एक कोना कोई भयानक कहानी छुपाए हुए था, जिसकी झलक अब धीरे धीरे मेरे सामने आने लगी थी। मेरी सास की बातें, उनका अंदाज और उनके बातें करने का तरीका, सब कुछ किसी गहरे राज की साजिश कर रहे थे। ये बंगला बहुत बड़ा था। मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक मैंने अपना पूरा घर भी नहीं देखा था। एक दिन मैं दूसरे फ्लोर पर चली गई थी, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कमरे बने हुए थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े घर की मालकिन बन जाऊंगी। ऊपर के फ्लोर पर एक ऐसा कमरा था जहां मैंने एक अजीब एहसास महसूस किया था और एक ऐसी चीज थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। ऊपर के फ्लोर पर लगभग 6 कमरे बने हुए थे जो खूब खुले और हवादार थे, लेकिन एक ऐसा कमरा था जहां पर 3 बेड पड़े हुए थे जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे इस कमरे में 3 लोग रहते हों, लेकिन इस घर में तो सिर्फ 2 ही मेंबर थे, एक मेरी सास और एक मेरे पति। तो फिर इस कमरे में 3 बेड आखिर किसके लिए डाले गए थे? वैसे तो यहाँ ज्यादा कोई सामान नहीं था, सिर्फ मामूली सा फर्नीचर ही पड़ा हुआ था। मैं इस कमरे में एक एक कोने को चेक कर रही थी, यहाँ टहल रही थी। तभी अचानक मुझे एक आहट महसूस हुई। कमरे में एक बुक शेल्फ रखा हुआ था जहाँ से किताब झटके से गिरी। मैं उछल गई
क्योंकि उसके गिरने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी। मैंने देखा कि उस बुक शेल्फ में काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स रखी हुई थी। वैसे भी मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बुक शेल्फ से एक बुक उठाई और उसे पढ़ने लगी। ये इकोनॉमिक्स की बुक थी। जैसे ही मैंने बुक को खोला तो उसके फ्रंट पेज पर ही नीतू रस्तोगी का नाम लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे याद आया कि मेरी सास के मुंह से मैंने 4 नाम सुने थे, जिनमें से एक नीतू भी शामिल था। आखिरी नीतू रस्तोगी कौन है? मैंने बाकी की सारी बुक्स खोलकर देखी तो पाया कि ये सारी ही बुक्स बीएड की नीतू रस्तोगी नाम की लड़की की थी। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति तो कहते थे कि वो यहाँ अपनी माँ के साथ अकेले ही रहे हैं। उन्होंने एक दिन मुझे बातों ही बातों में बताया था। तो फिर ये नीतू रस्तोगी कौन थी? और यह इस कमरे में 4 बेड क्यों मौजूद थे? मुझे इस कमरे की तलाशी लेने का इंटरेस्ट आने लगा। मैं दूसरी तरफ जाने ही वाली थी कि इतनी ही देर में वही बूढ़ी नौकरानी, जिसका नाम शारदा था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि भाभी जी, आप ये क्या करने जा रही हो? फौरन ही नीचे जाओ, आपको यहाँ किसने आने दिया? मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, और ये मेरा घर है। मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? उसने कहा कि भाभी जी, आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको हाथ लगाया, लेकिन मेरा फ़र्ज़ आपको यहाँ आने से रोकता है। आप प्लीज़ नीचे चली जाओ। अगर भैया जी ने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैंने कहा, क्यों आएगी? ये मेरा घर है। अभी तक मैंने अपनी ससुराल को ठीक से देखा नहीं था। मैं भी ये बात कह रही थी कि उसने मुझे हाथ से खामोश रहने का इशारा किया और कहने लगी कि जल्द से जल्द आप अपने कमरे में चली जाओ, वरना कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी, और आइंदा कभी इस फ्लोर पर मत आना, और इस कमरे में तो बिल्कुल भी मत आना। ये कहकर उसने आगे यह भी कहा कि ज़्यादा बातें करने का समय नहीं है, जल्दी से नीचे जाइए। वो इस तरह अजीब तरीके से बात कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसा था जो वो जानती थी। मैंने उसे बुक्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया और मैं खामोशी से कमरे से निकल गई थी। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। नौकरानी का मुझे इस तरह से उस कमरे से वापस ले आना और ये कहना कि यहाँ आना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। आखिर उस कमरे में ऐसी भी क्या बात थी, और ये नीतू रस्तोगी कौन थी जिसका जिक्र मैं अपनी सास के मुंह से भी सुन चुकी थी? मेरा दिल लगातार बेचैन था। इस घर की हवा में ऐसा बोझ था जैसे किसी की चीखें बुलंद हों। मैं जानती थी कि कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे मुझे बताने से रोका जा रहा है, लेकिन क्या मैं सारा दिन यही सोचती रही? लेकिन रात होते ही मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगा। जैसे ही मेरे पति गहरी नींद में चले गए, मैं धीरे से उठी और दबे कदमों से चलती हुई 2nd फ्लोर के इस कमरे में आ गई, जहाँ पर 3 बेड थे। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हैंडल को हाथ लगाया ही था जब किसी ने मुझे रोक लिया। ये आप क्या कर रही हो? अंदर क्यों जा रही हो? मैंने आपसे मना किया था ना? मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो नौकरानी शारदा थी, जो डरी हुई नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने भी कहा कि क्यों, आखिर मैं क्यों नहीं जा सकती? इस कमरे के अंदर नौकरानी के चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन उभर आए। वो हिचकिचाई और कहने लगी कि भाभी जी, इस घर में बहुत कुछ गलत हुआ है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ आपके साथ भी हो। मैं सिर्फ आपको बचाना चाहती हूँ। मेरा दिल तो जैसे रुक गया था। मैंने नौकरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे सब कुछ सच बताओ। लेकिन शारदे ने अपना सर झुका लिया। भाभी जी, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि आपको इस कमरे से दूर रहना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली गई और मैं वहां जमकर खड़ी रह गई। मैं दरवाज़ा खोलकर फिर भी कमरे में आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी कि आखिर ये नौकरानी मुझे इस कमरे से दूर क्यों रखना चाहती है? क्यों इस घर में रहने वाले हर इंसान के चेहरे पर डर रहता था? मैंने सर झटका और मैं इस कमरे में आ गई थी। मैंने कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। बुक शेल्फ में रखी हुई एक एक किताब पर नीतू का नाम लिखा हुआ था। दूसरी तरफ जब मैंने दूसरे बेड के आसपास का सामान देखा तो वहां पर सम्मान में मौजूद मुझे एक डायरी मिली। मैं उस डायरी को लेकर बैठ गई थी। मैंने जल्दी जल्दी उसे पढ़ना शुरू किया। इस डायरी के भी पहले पेज पर
गीतिका नाम लिखा हुआ था। गीतिका रस्तोगी। अब ये गीतिका रस्तोगी कौन थी? मेरी सास ने जिन 3 लड़कियों का नाम लिया था उनमें से एक लड़की का नाम गीतिका रस्तोगी भी था। मैं डायरी को इंटरेस्ट लेते हुए आगे पढ़ना शुरू किया। इस डायरी में किसी की खुशियां भरी कहानी लिखी हुई थी। बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र खुशहाल रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। वो ये थी कि इस डायरी में 3 बहनों का जिक्र आया था, नीतू, गीतिका और सीमा। हालांकि 2 भाइयों का भी जिक्र आया था, सुरेश और उमेश, जिनको भैया कहकर लिखा गया था। मैं हैरान इस बात पर थी कि उमेश रस्तोगी तो मेरे पति का नाम था। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी के लास्ट पेज पर एक ऐसी खतरनाक दास्तान लिखी हुई थी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसमें लिखा हुआ था कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। बड़ी अजीब बात है कि मेरी दोनों बहनों की शादी हुई और मेरी दोनों ही बहनें कभी अपनी ससुराल से वापस ना आ सकीं। मम्मी दोनों बहनों को बहुत याद करती है। अब मेरा भी रिश्ता तय हो चुका है। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी तो मैं भी लापता हो जाऊंगी। मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे अपने इस घर में एक अजीब तरह की हैवानियत महसूस होती है। ये पेज पूरा हो गया था। इसके बाद एक आखिरी पेज था जिस पर सिर्फ 2 लाइंस लिखी हुई थीं, और वो 2 लाइंस किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। मुझे पता चल गया है कि मेरी बहनों के साथ क्या हुआ है। मेरी बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। उस इंसान ने रिश्तों को तार तार कर दिया। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अब जान गई हूँ कि वो अब मुझे भी जान से मारने की तैयारी कर रहा है। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इस लड़की ने अपनी आखिरी पेज की इन 2 लाइंस में जो कुछ भी लिखा था वो सब कुछ पेंडिंग में था। इसका मतलब इस लड़की के साथ कुछ हुआ था और ये सारी सच्चाई जानती थी। मेरा तो दिमाग चकराने लगा था, लेकिन उसके साथ ही मुझे डर भी लग रहा था। इसका मतलब मेरी सास जो लड़कियों के नाम ले रही थी वो इस घर में रहती थी। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। मुझे जानना होगा कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। मैं अभी यही सब कुछ सोच रही थी। इतने में ही मुझे महसूस हुआ जैसे कोई ऊपर की तरफ आ रहा है। मैंने फौरन ही कमरे से बाहर निकलना ही बेहतर समझा। मैंने डायरी को उसी जगह पर वापस रख दिया और खुद कमरे से बाहर निकल आई थी। उसके बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैं सोचती रही थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और क्या हो चुका है। मैं सारी कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सल्यूशन कोई भी नहीं निकल पा रहा था। ये घर सिर्फ ईंटों का बना हुआ नहीं था, बल्कि किसी भयानक कल का रास्ता जिसके अंदर कई सारी सच्चाइयों की सिसकियां सुनाई देती थीं। ये कोई मामूली मामला नहीं था। ये एक ऐसा राज था जो अंधेरों में दफन था, मगर जिसकी हकीकत मुझे नहीं पता थी। मुझे इस घर में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। मेरी रातें अजीब होती जा रही थीं। जैसे ही मैं सोने के लिए जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती, किसी के बोलने की आवाज़ और आहटें और कभी-कभी सिसकियां मेरे कानों में गूंजने लगती थीं। शुरू शुरू में तो मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सब नॉर्मल नहीं था। मैं जान गई थी। और फिर मुझे सपने आने लगे। वो सपने जो बिल्कुल सच्चे लगते थे, जैसे मैं बीते हुए कल में झाग रही हूँ। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही मेरी आंख लगी, तुम्हें एक वीरान सी जगह में मौजूद थी। सामने एक दरवाज़ा था जो खुद खुल गया और एक जवान लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में डर था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो कह रही थी कि प्लीज़ मुझे बचाओ। फिर उसके बाद उसके पीछे एक और लड़की खड़ी थी और उसने भी हाथ जोड़कर मुझसे यही कहा कि प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं फिर से एक कदम और आगे बढ़ी तो उस लड़की के पीछे भी एक और तीसरे नंबर की लड़की खड़ी हुई थी। उसने भी रोते हुए कहा कि प्लीज़ मुझे भी बचा लो, क्योंकि हमें तुम ही बचा सकती हो। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर अचानक किसी ने उन लड़कियों का बाजू खींच लिया और अंधेरे में ले गया। वो तीनों चिल्ला रही थीं, मगर अंधेरा सब कुछ निगल चुका था। मैं तो हड़बड़ाकर जाग गई। मेरा सांस फूला हुआ था, माथे पर पसीना आ गया था और शरीर कांप रहा था। ये सपना नहीं था, जैसी कोई हकीकत थी जो किसी अंधे के पर्दे के पीछे कैद थी। आखिर मुझे सपने में 3 लड़कियां ही क्यों दिखाई दी थीं? आखिर इन 3 लड़कियों का क्या राज था? मैंने फैसला किया कि मैं इस बारे में अपने पति से बात करूंगी।
अगले दिन सुबह के समय जब मेरे पति मेरे साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे, तब मैंने उनसे कहा कि उमेश, मुझे अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं। रात के समय डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई 3 लड़कियां मौजूद हैं जो मुझसे कह रही हैं कि मुझे बचा लो। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और किसी के बोलने की भी आवाज़ आती है। आहटें मुझे महसूस होती है। मैंने अपने पति के चेहरे को नोटिस किया था। मेरी बात सुनकर अचानक उनके माथे पर पसीना आया और उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की। कहने लगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति इतना कहकर वहां से उठने वाले थे जब मैंने उनका हाथ पकड़कर दोबारा उन्हें बैठने के लिए कहा। मैंने कहा, उमेश, मैं जानना चाहती हूँ, इस घर में कुछ बहुत अजीब है क्या? मेरी बात पर वो हंस पड़े और कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे घर में भूत प्रेत है? जो तुम्हें सपने आ रहे हैं वो तुम्हारा वहम है, और जो तुम्हें आवाजें आती होंगी वो जरूर मम्मी की होती होंगी, क्योंकि मम्मी रात को चिल्लाते हैं, वो अकेले अकेले ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती हैं। मैंने देखा था कि मेरे पति इस मामले में मुझसे नजर मिलाकर बात नहीं कर रहे थे। इसका मतलब साफ था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने फैसला किया कि मैं किसी भी तरीके से अपनी सास से बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मेरे सवालों का जवाब कोई दे सकता था तो वो थी मेरी सास। मैं अपनी सास के कमरे में चली गई, जो हर बार की तरह कमरे में मुझे अजीबोगरीब हरकतें करती हुई मिलती थीं। आज भी वो शीशे में देखकर अपना दामन फैलाकर कह रही थी कि मेरे बच्चों, तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, मेरे पास आ जाओ। मैं धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अपनी सास के कमरे में गई। उनकी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया था। मैंने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। वो मुझे देखकर घबरा गई और पीछे हट गई। उनकी हालत अभी भी बहुत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना सर खुजाना शुरू किया और कहने लगी कि जाओ यहाँ से, मेरी बेटियों को भेज दो, कहो उनसे कि उनकी माँ उन्हें याद कर रही है, जाओ यहाँ से। उनकी ऐसी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उन्हें झंझोड़ा और कहा कि मम्मी जी, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ मम्मी जी। मगर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि उनका शोर सुनकर बाहर से कोई अंदर आए और मुझे कमरे से जाने को कहे। मैंने फौरन अपनी सास को शांत रहने के लिए कहा। मैं उनसे कह रही थी कि प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। मगर वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि निकल जाओ यहाँ से, मेरी बेटियां कहाँ हैं, मेरी बेटियों को भेज दो। मैंने अपनी सास को जोर से झंझोड़ा और कहा कि मम्मी जी, मुझे पता है कि आपकी बेटियां कहाँ हैं। मेरी इस बात पर अचानक वो खामोश हो गई। उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुम्हें पता है मेरी बेटियां कहाँ हैं, तो जल्दी से उन्हें लेकर आओ, जाओ। मैंने कहा, उसके लिए आपको शोर नहीं मचाना होगा और मेरी बात सुननी होगी, और मैं जो आपसे पूछूं मुझे वो बताना होगा। मेरी सास हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपकी बेटियों के साथ क्या हुआ था। कहाँ चली गई आपकी बेटियां? मैंने उमेश से कई बार पूछने की कोशिश की है कि क्या उनके और भी भाई बहन हैं, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उमेश सच बोल रहे हैं या झूठ, और दूसरे फ्लोर पर जो कमरा है जिसमें 3 बेड पड़े हुए हैं, वो किसका कमरा है? 1 मिनट के लिए मेरी सास पूरी तरह से खामोश हो गई और गौर से मुझे देखने लगी। कहने लगी कि वो मेरी बेटियों का कमरा है। नीतू, गीतिका और सीमा मेरी सबसे बड़ी बेटी सीमा, उससे छोटी बेटी नीतू और सबसे छोटी बेटी गीतिका थी। हमारा एक भरा पूरा परिवार हुआ करता था। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेरी तीनों बेटियां आपस में एक दूसरे के साथ सहेलियों की तरह रहती थीं। फिर मेरे पति मर गए और उनका बहुत बड़ा कारोबार है और बहुत सारा रुपया, पैसा, जायदाद, सब कुछ हमारे घर में है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन हमारे घर में शादी आ गई। मेरी सबसे बड़ी बेटी सीमा की मेरे पति के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े बेटे उमेश के सर पर आ गई थी, जो कि तुम्हारा पति है। उमेश ने ही अपने किसी दोस्त के साथ सीमा का रिश्ता तय कर दिया था। सीमा की विदाई हुई, वो अपनी ससुराल चली गई, मगर फिर उसके बाद सीमा ने हमसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया। कई बार मैंने सीमा की ससुराल जाने की कोशिश की, तो हर बार कोई ना कोई ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से मैं उसके ससुराल नहीं जा सकी। एक दिन हिम्मत करके मैं उसके ससुराल चली ही गई, लेकिन मुझे पता चला
कि मेरी बेटी के ससुराल वाले तो उस घर में रहते ही नहीं हैं, बल्कि जिन लोगों के घर मैंने अपनी बेटी को विदा किया था वो घर उन लोगों का था ही नहीं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। फिर उसके बाद से ही मेरी सीमा का कभी कुछ पता नहीं चला। वक्त गुजरा और फिर मेरी दूसरी बेटी की शादी हुई, नीतू, और नीतू के साथ भी यही सब कुछ हुआ। उसकी भी हमने शादी की। शादी के बाद पता चला कि उसके ससुराल वाले भी कोई बहुत बड़े बहरूपिये थे जो मेरी बेटी को ले गए। लेकिन अब की बार मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी तीसरी बेटी की शादी नहीं करूंगी। पहले ही 2 बेटियों की शादी करके मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया था। मैं दिन रात अपनी बेटियों को याद किया करती थी और सोचती थी कि पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या हो गया, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। फिर एक दिन उमेश ने कहा कि माँ, हमें गीतिका की भी शादी कर देनी चाहिए, मगर मैंने उससे इनकार कर दिया कि बेटा, मैं अपनी इस बेटी को नहीं खो सकती। पहले ही 2 बेटियों को खो चुकी हूँ, लेकिन उसके दोनों भाई बार बार मुझ पर दबाव बना रहे थे कि हमारी बहन जवान हो गई है, सुंदर है, उसके रिश्ते आते हैं, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। इस बार हम उसकी शादी बड़ी देखभाल के साथ करेंगे। मैंने उन लोगों की एक न मानी, मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तीसरी बेटी घर से ही गायब हो गई। गीतिका के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। हमने घर में हर किसी से पूछ लिया था। रात का समय था, मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी। ना उसको घर से बाहर निकलते हुए देखा गया और ना ही घर के अंदर आते हुए देखा गया। वो तो अपने कमरे में जिस तरह से सोने के लिए गई थी, उसके बाद वापस ही नहीं निकली थी, क्योंकि हमारे घर के मेन गेट पर कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने भी सारी छानबीन कर ली थी। मेरी बेटी को हर तरफ तलाश कर लिया गया था, मगर मेरी गीतिका भी मुझे नहीं मिली। तीनों बेटियों का सदमा मेरे दिल को ऐसा लगा कि मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगी। बस हर तरफ मुझे अपनी बेटियां ही दिखाई देती हैं। मैं अपनी बेटी को बहुत याद करती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटियां मुझे वापस ला दो। मैं पागल नहीं हूँ। वक्त और हालात ने और मेरी बेटियों की दूरी ने मुझे पागल बना दिया। ऊपर से मेरे दोनों बेटे भी मुझसे जुदा हो गए। मैंने चौंक कर अपनी सास की तरफ देखा। दोनों बेटे, आपका तो सिर्फ एक ही बेटा है। उमेश, मेरी सास कहने लगी कि बेटा, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। उसने तुमसे ये भी झूठ बोला है कि वो इस घर का इकलौता बेटा है। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे, उमेश और सुरेश। ये दोनों भाई जुड़वां हैं। उन दोनों से छोटी ही मेरी तीनों बेटियां हैं। आज तुम्हारी इस बात से मुझे पक्का यकीन हो गया कि उमेश ही मेरी बेटियों का कातिल है। मुझे उमेश पर शक होता है बेटा, क्योंकि उसने ही अपनी दोनों बहनों की शादी करवाई थी, और जब जब मैं उसे अपनी बेटियों से मिलने का कहती थी, वो मुझे टाल दिया करता था, ये कहकर कि बेटियों के ससुराल नहीं जाते। मैंने कहा, तो फिर सुरेश कहाँ है? सुरेश के साथ क्या हुआ? मेरी सास ने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा कि बेटा, वो जेल में है। मैं चौंक गई। मेरी सास कहने लगी कि सुरेश ने अपने पिता के कारोबार के साथ छेड़छाड़ की थी। उसे किसी तरह का लॉस हो गया था। उसने बिजनेस में कोई घोटाला कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे बेटे के बिजनेस पार्टनर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और फिर वो भी जेल में चला गया। अब उमेश घर में रहता है, कभी मेरे पास नहीं आता, मुझसे बात तक नहीं करता, हमेशा मुझे कमरे में बंद करके रखता है। बेटियों के जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई और फिर मेरा बेटा भी चला गया। उमेश ने मुझे इस बंद कमरे में पहले से भी ज्यादा पागल कर दिया। इतना कहकर मेरी सांस फूट फूट कर रोने लगी। इसका मतलब ये था कि उमेश के और भी भाई बहन थे और उन्होंने हर बार मुझसे झूठ बोला था। फिर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी सास एक तरह से बिल्कुल ठीक कह रही है। उमेश ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या उन्होंने खुद अपनी बहनों को ऐसा क्यों किया और उनकी बहनें गायब होकर कहाँ गई? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। और फिर मेरा देवर, कभी उन्होंने उसका भी मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। मैं अपनी सास के कमरे से उनको तसल्ली देकर निकल आई थी। मैं सोच रही थी कि क्या मेरी सास ने मुझे जो कुछ भी बताया वो सच है। आज इस अंदाज में मेरी सास ने मुझे अपनी और अपने बच्चों की पूरी कहानी सुनाई थी। उस हिसाब से मुझे कहीं भी ये नहीं लगता था कि वो पागल है, और मेरी सास का भी यही कहना था कि उन्हें अपने बड़े बेटे उमेश पर शक होता है। कभी मैं सोचती कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, और कभी मैं सोचती कि उमेश भला ऐसा क्यों करेंगे। उमेश तो एक बहुत अच्छे इंसान है। फिर मुझे एक और बात याद आई। वो ये थी कि अगर मेरा देवर जेल में था तो मैं उसे जेल में जाकर भी तो मिल सकती थी। शायद उसे अपनी बहनों के बारे में कुछ पता हो।
मैंने अपने पति के सामने बिल्कुल ऐसे ही बिहेव किया जैसे मैं कुछ नहीं जानती, जैसे मुझे कुछ नहीं पता। मैं उनके साथ बहुत खुश होने की एक्टिंग कर रही थी, साथ ही साथ मेरी उनकी सारी एक्टिविटीज़ पर भी नज़र थी। मैंने अपने पति से कहा कि उमेश, मुझे अपने मायके जाना है, कई दिन हो गए हैं, मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरे पति ने मुझे इजाज़त दे दी थी। उन्होंने कहा कि लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, फिर हम दोनों साथ में बाहर डिनर करेंगे। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, और फिर उनके ऑफिस जाने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गई। वहाँ जाकर मैंने अपने देवर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। मेरी सास ने बताया था कि उमेश और सुरेश दोनों भाई जुड़वा हैं। इसका मतलब है कि मेरे देवर की शक्ल मेरे पति से मिलती होगी, इसलिए मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को थोड़े से पैसे दिया और उससे कहा कि वो मेरा सुरेश से मिलने का बंदोबस्त करें। मैं उससे कुछ देर बात करना चाहती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे जेल भेज दिया था और मुझे सुरेश का सेल दिखा दिया गया था। मैंने देखा कि सुरेश जेल के कमरे में सलाखों के पीछे बैठा हुआ था। जब उसे एक हवलदार ने जाकर बताया कि तुमसे तुम्हारे घर का कोई मिलने के लिए आया है, तो उसने फौरन ही नज़र उठाकर मुझे देखा। मैंने भी उसके चेहरे को गौर से देखा था। वो हूबहू मेरे पति के जैसा था। वो मुझे देखकर हैरान हुआ, शायद मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कौन हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे बड़े भाई उमेश की पत्नी हूँ। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर कहने लगा, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो मुझसे मिलने? मैंने कहा, मैं तुमसे तुम्हारी बहनों के बारे में पूछने के लिए आई हूँ। क्या तुम्हें अपनी बहनों के बारे में कुछ पता है? देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बहनों को तुमने किडनैप करवाया हो। मेरी बात सुनकर सुरेश को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में एक ही झटके से सलाखों को पकड़ा और कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। जो किया है वो तुम्हारे पति ने किया है, मेरे बड़े भाई ने। उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया चोरी का और मुझे जेल में डलवा दिया। मेरी बहनों को भी उसने ही किडनैप करवाया है। मैंने कहा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? उसने कहा, इस बात का जीता जागता सबूत मैं हूँ, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हुई थी तब उमेश ने मुझसे कहा था कि हमारे पिता की बहुत सारी जायदाद है, ये सारी जायदाद हम दोनों भाइयों की हो सकती है। मैंने उसे कहा था कि पापा के मरने के बाद पहले ही ये सारी जायदाद हम दोनों भाइयों की ही है। तुम्हारी बात का मतलब क्या है? तब उसने मुझे अपनी प्लानिंग के बारे में बताया था कि पिता की जायदाद में उनके बच्चों का बराबर से हक होता है, और मरने से पहले हमारे पिता हम पांचों भाई बहन को बराबर से अपनी जायदाद बांट कर गए हैं। उसने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया था। उसने कहा कि अगर हम दोनों भाई मिलकर अपनी तीनों बहनों को ठिकाने से लगा दे तो फिर उनके हिस्से की जायदाद भी हमारी हो जाएगी। इस पूरी जायदाद पर सिर्फ हम दोनों का ही हक होगा और किसी का नहीं। मैंने उसकी इस बात का विरोध किया था और कहा था कि ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। तुम चाहते हो कि हम अपनी बहनों को ठिकाने से लगा दें। आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी बहनें मुझे बहुत प्यारी है, मैं चाहता हूं कि उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। मेरे उससे भरे एक्सप्रेशन देखकर उमेश ने फौरन ही अपना बर्ताव बदल दिया था। उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं उसकी नीयत को उसी दिन समझ गया था। मैंने सोचा कि मुझे जल्दी जल्दी अपने बहनों की शादी कर देनी चाहिए। दोनों बहनों की शादी हुई तो हमें पता चला कि मेरे दोनों बहनों के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ। हम सबको बेवकूफ़ बनाया गया। मैं अपनी सबसे छोटी बहन की भी शादी करने को कहता था, लेकिन इस बार मैं खुद उसके लिए रिश्ता तलाश करने वाला था। फिर गीतिका भी गायब हो गई। हालांकि गीतिका की तो शादी भी नहीं हुई थी। गीतिका के गायब होने के बाद जब मैं उसके कमरे में तलाशी लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि वहां पर उमेश की शर्ट का टूटा हुआ बटन पड़ा हुआ था। कमरे का थोड़ा सा सामान भी बिखरा पड़ा था। मैंने दिमाग दौड़ाया तो मुझे पता चला कि उमेश ने आज जो शर्ट पहनी हुई है उसमें यही वाला बटन लगा हुआ है। मैं फौरन उमेश के पास गया और मैं उसकी नीयत को भांप गया था। मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया और कहा कि बताओ, तुमने मेरी बहन को कहाँ गायब किया? तुमने गीतिका के साथ क्या किया? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उसके कमरे में गए थे। मेरा गिरेबान पकड़कर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सकता है कि मेरी शर्ट का बटन तोड़ गया हो। मैं गीतिका के सोने से पहले उसके कमरे में गया था। मुझे उससे कुछ बात करनी थी, लेकिन वो कहाँ गई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उस दिन घर में बहुत हंगामा हुआ था।
हम दोनों भाइयों को झगड़ते हुए देखकर मम्मी की कंडीशन खराब हो गई थी। मैं उनको अस्पताल लेकर गया, लेकिन फिर उसके बाद मुझे पता चला कि पुलिस ने अस्पताल में ही आकर मुझे अरेस्ट कर लिया। पुलिस का कहना था कि तुमने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस में घोटाला किया और इस बात का उसके पास सबूत है। पुलिस ने मेरी एक ना सुनी और मुझे अरेस्ट कर लिया। फिर मुझे समझ आया कि ये सब कुछ मेरे बड़े भाई उमेश ने ही करवाया है। उसने जानबूझकर मुझे अरेस्ट करवा दिया ताकि मैं अपनी बहनों को ढूंढने की कोशिश न कर सकूं। मुझे तो तुम पर हैरानी होती है कि उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया, जिसने अपनी बहनों को नहीं छोड़ा, अपने भाई को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अपनी माँ का भी ख्याल नहीं किया, तो वो आगे चलकर ना जाने तुम्हारे साथ क्या करेगा। मेरी बात का यकीन करो, मैं बेकसूर हूँ। हाँ, तुम अपने आप को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करो, क्योंकि तुम एक झूठे और चालाक इंसान के साथ रह रही हो। वो बहुत ही शातिर है, कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। सुरेश की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। हवलदार ने आकर कहा कि मैडम आपको चलना होगा, आपके मिलने का समय खत्म हो गया। मैं उलटे पैरों वहां से वापस आ गई थी, लेकिन मैं यह सब कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या मेरा पति ही आरोपी है। उसने ही अपनी बहनों के साथ कुछ किया है। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा, मगर कैसे? कैसे मैं इस बात का पता लगाऊं कि मेरी सास और देवर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, क्योंकि उन दोनों की बातों का इशारा साफ साफ उमेश पर आ रहा था और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि दोषी उमेश ही है। मैं घर वापस आ गई और बहुत परेशान बैठी हुई थी। जब मेरा ध्यान घर में साफ सफाई करते हुए शारदा पर गया, मुझे ऐसा क्यों लगता था कि शारदा सब कुछ जानती है, क्योंकि कई बार उसने मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने से रोका था। मैंने शारदा को अपने पास बुलाया और कहा कि यहाँ आओ। वो मेरे करीब आ गई थी। मैंने उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा। वो घबरा गई। मैंने कहा कि फिक्र मत करो, तुम मेरे सामने बैठ सकती हो। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा कि नहीं नहीं भाभी जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। मुझे ऐसा क्यों लगता था कि वो मुझसे नज़रें चुराकर बात किया करती थी। मैंने कहा, देखो, क्या मेरे पति की 3 बहनें थीं और एक भाई भी था? तुम इस बारे में जानती हो? मेरी बात पर वो बात को टालने की कोशिश करने लगी और कहने लगी कि मुझे काम के लिए देर हो रही है। मैंने कहा कि मुझसे नज़र मिलाकर बात करो। देखो, अगर तुम जो कुछ भी जानती हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इधर उधर देखा और कहने लगी कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाभी जी, मुझसे ऐसे सवाल मत करो। मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसना नहीं चाहती और ना ही अपनी नौकरी गंवाना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम मेरी बात को समझो। मैं जब भी ऊपर कमरे में जाती थी तो मेरे पीछे पीछे आ जाया करती थी और मुझे कमरे में जाने से मना करती थी। तुम अगर कुछ जानती हो तो मुझे ज़रूर बताओ, वरना मैं तुम्हें खुद इस नौकरी से निकाल दूंगी। मेरी बात पर वो घबरा गई और कहने लगी कि भाभी जी ऐसा मत करना। मैं यहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रही हूँ, बड़ी मालकिन के समय से, मगर मुझे डर है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो क्या बताओ? मुझे उसने कहा तो भैया जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसा उन्होंने अपनी बहनों के साथ किया, मेरे साथ भी वैसा ही करेंगे। नौकरानी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा, क्या किया था उन्होंने अपनी बहनों के साथ? फिर जो कुछ शारदा ने मुझे बताया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसने बताया कि भैया जी ने जब अपनी बहनों की शादी की थी तब मुझे पैसे दिए थे और मुझसे कहा था कि तुम अपना मुंह बंद रखना और जो काम मैं तुम्हें करने के लिए दूं उसे करना। उन्होंने सीमा बीबी की शादी करने के बाद उन्हें रास्ते में से ही किडनैप करवा लिया था और वापस पीछे वाले रास्ते से तहखाने में चले गए थे। वहां पर उन्हें बंद कर दिया था और तहखाने को खोला नहीं था। कई दिनों तक सीमा बीबी तहखाने में बंद रही और फिर दम घुटने की वजह से वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गई। ऐसा ही कुछ उन्होंने अपनी दूसरी बहन के साथ भी किया। उन्होंने अपनी बहनों की शादियों का सिर्फ ढोंग रचाया था, असल में वो तो अपनी बहनों को रास्ते से हटाना चाहते थे। मैंने कहा, अच्छा, और उनकी तीसरी वाली बहन, उसके साथ क्या हुआ? उसने मुझे बताया कि उनकी तीसरी वाली बहन की शादी नहीं हुई थी, मगर उसने भैया जी को मुझसे बातें करते हुए देख लिया था। जब भैया जी मुझसे कह रहे थे कि तहखाने के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगला नंबर गीतिका का है, उसको भी मैं ठिकाने से लगा दूंगा।
बस जल्द ही उसकी शादी करवा दूंगा और उसे भी उसकी बहनों की तरह तहखाने में बंद करके जान से मार दूंगा। ये बात गीतिका बेबी ने सुन ली थी। वो दीवार की साइड में खड़े होकर हम दोनों की बातें सुन रही थीं और भैयाजी को ये पता चल गया था कि वो हम दोनों की बातें सुन चुकी हैं। इसलिए भैयाजी ने फौरन गीतिका बीबी का मुंह पकड़ लिया और जबरदस्ती उनको मेरी मदद से खचेड़ते हुए उनके कमरे में ले गए। गीतिका बेबी को कमरे में ले जाने के बाद उन्होंने तहखाने में बंद कर दिया और फिर वो भी भूख की प्यासी तड़प तड़प कर दम घुटने की वजह से तहखाने में ही मर गई, क्योंकि तहखाने का एक रास्ता ऊपर वाले कमरे में जो अलमारी रखी हुई है उसके पीछे वाली दीवार में भी है, जहां सीढ़ियों से उतरकर हम तहखाने में पहुंच सकते हैं। इस बारे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ भाभी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, मगर मैं क्या करूँ। उमेश भैया जी ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। उनका कहना था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, क्योंकि उन्हें अपनी मदद के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो खामोशी से उनका साथ दे सके। उन्होंने मुझे इस चीज का निशाना बनाया, लेकिन मैं आज तक इस बात पर शर्मिंदा होती हूँ कि भैयाजी का साथ देने की वजह से मालकिन की तीनों बेटियां मारी गईं, और तो और उन्होंने सुरेश भैयाजी को भी उन पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल में बंद करवा दिया। अब तो मुझे हमेशा मालकिन की फिक्र लगी रहती है कि मालकिन भी पागलों जैसी हरकतें करते करते मर जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस घर में आखिर हुआ क्या है। आज भी इस घर के तहखाने में तीनों बहनों की लाश है। उन तीनों के मरने के बाद तहखाना इसी तरह से बंद है। भाभी जी, मैं चाहती हूँ कि उमेश भैया जी को सजा होनी चाहिए। उन्होंने दौलत के लालच में आकर अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। शारदा की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अब मुझे पता चला था कि मैं कातिल के साथ रह रही हूँ। जो इंसान इतना प्यार करने वाला दिखाई देता है वो असल में कातिल है, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मेरी पूरी दुनिया पलट चुकी थी। उमेश, जिसे मैं अपना जीवन साथी समझती थी, हकीकत में वो एक कातिल था। उसने अपनी बहनों को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो जायदाद में अपना हक लेंगी। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मुझे खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना था। मैं रात के समय अपने कमरे में इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी जब दरवाज़ा धीरे से खुला। उमेश अंदर आए और मुझे गौर से देखने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है। मैंने मुस्कुराकर अपने पति को देखा, मगर मेरी आंखों में कुछ और ही था। ये अच्छी बात है कि तुम खुद को बिजी रख रही हो, मेरे पति ने मुझसे कहा। लेकिन कल्पना, उन्होंने एक अजीब सा अंदाज में कहा कि ज्यादा सवाल करना खतरे से खाली हो जाता है, ऐसे जैसे कोई मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हों। वो समझ गए थे कि मुझे सच्चाई का पता चल गया है, लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मेरे पति ने कहा कि मुझे पता है कि आज तुम जेल सुरेश से मिलने के लिए गई थी और उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बहनों की मौत कैसे हुई तो फिर आप मुझे क्या जवाब दोगे। हालांकि आपका कहना तो ये है कि आप अपने माता पिता के इकलौते बेटे हों। मैंने सीरियस होकर उनसे कहा था। मेरे पति ने चौंक कर मुझे देखा, फिर उन्होंने धीरे से कहा कि ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं करना चाहिए था। कल्पना, क्योंकि उनकी मौत कैसे हुई ये सब अब मैं तुम्हें लाइव दिखाना चाहता हूँ। अब तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही हो। मुझे खुद को बचाना है तो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। हाँ, मैंने ही अपनी तीनों बहनों को जायदाद के लिए मारा है और अपने भाई को भी मैंने झूठा इल्जाम लगाकर पुलिस को पैसे खिलाकर जेल में बंद करवाया, और मेरी माँ भी पागल है। मैं नहीं चाहता कि वो ठीक हो जाए, मैं चाहता हूँ कि वो भी मर जाए और मेरा रास्ता साफ हो जाए। मेरी आंखें उनकी बात सुनकर अचानक से लाल हो गई थी। मेरे पति ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। मुझे पसीना आने लगा था, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे पति के चेहरे पर एक अजीब सी हैवानियत थी, जैसे वो मेरे साथ भी बहुत बुरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कल्पना, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई अपने पति से खुद को छुड़ाने की। मैंने कहा कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगी।
मैं आप जैसे कातिल के साथ कभी नहीं रह सकती। तुमने सिर्फ जायदाद के लिए अपने भाई बहन को खुद से दूर कर दिया। तुमने इस घर को मौत का श्मशान घाट बना दिया। अब तुम चाहते हो कि मैं भी ये सब जानकर खामोश रहूं। मेरे पति की आंखों में 1 मिनट के लिए हैरत आ गई थी, लेकिन फिर वो एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े और कहने लगे कि हाँ, अब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और कोई तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई थी, लेकिन मैंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। मैं जानती थी कि मेरे लिए ये सब जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी थी। उसी समय शारदा दरवाजे के करीब खड़ी हुई कांप रही थी। मैंने उसे इशारा किया और वो तेजी से बाहर निकल गई। उमेश ने ये देखकर उस समय कहा, कहाँ भेजा है तुमने उसे? क्या तुमने किसी को बुलाया है? मैंने पहली बार अपने पति की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हाँ, मैंने पुलिस को बुला लिया है, क्योंकि तुम मुझसे जो भी बात कर रहे थे वो सब कुछ पुलिस ने अपने कानों से सुन लिया है। मेरे पति का चेहरा 1 मिनट के लिए फर्क पड़ गया, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगा। पुलिस उनके आने तक तो तुम इस दुनिया में रहोगी ही नहीं। वो आगे बढ़े, लेकिन इस समय दरवाजा जोर से खुल गया और पुलिस इंस्पेक्टर कमरे के अंदर दाखिल हुए। उमेश रस्तोगी आपको अपनी तीनों बहनों के कत्ल के जुर्म में और अपने भाई पर झूठा इल्जाम लगाने और उसको जेल पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मैं जानती थी कि सच्चाई पता चलने के बाद मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने एक छोटा सा माइक और एक छोटा सा कैमरा अपने कपड़ों में फिट कर लिया था, क्योंकि मुझे अब अपने पति के साथ हर समय सावधानी के साथ रहना था और पुलिस को फोन करके मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। पुलिस ने कहा था कि हमें सबूत चाहिए, इसलिए मैंने अपने पति की सारी बातों को मौके पर ही रिकॉर्ड कर लिया था। जिस पर पुलिस के पास सबूत पहुंच गए और उन्होंने फौरन ही घर आकर मेरे पति को अरेस्ट कर लिया। मेरे पति जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मैं ऐसा कर चुकी हूँ, अब आप अपनी जायदाद की फिक्र जेल में जाकर करो। मेरे पति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। पुलिस को ये भी पता चल गया था कि उन्होंने अपनी तीनों बहनों को जिंदा ही तहखाने में बंद कर दिया था। ये तहखाना मेरे ससुर के टाइम का बना हुआ था। इसमें घर का पुराना और फालतू सामान पड़ा रहता था। जब मेरे पति को इस तहखाने के बारे में पता चला था तो उन्होंने खामोशी से उसका गलत फायदा उठाया और अपनी बहनों को उसमें जिंदा कैद करके जान से मार दिया। मेरे पति को उनके की सजा मिल गई। तहखाने को भी खोलकर उसमें से मेरे तीनों ननदों के शव बरामद कर लिए गए थे। मेरे देवर को भी जेल से बाइज्जत रिहा कर दिया गया था, क्योंकि दुनिया वालों के सामने हकीकत खुलकर आ गई थी। मेरी सास का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरे पति को उसके की सजा हो गई। मेरे पति ने जो कुछ भी किया वो सब दौलत और जायदाद के लालच में आकर किया। हालांकि उसे अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे लगता था कि वो बहुत अमीर बन जाएगा, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माता पिता और अपना परिवार होता है। उसने अपने परिवार की कदर नहीं की। यही वजह है कि वो आज जेल में बैठकर चक्की पीस रहा है। मैं अपने मायके वापस आ गई और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जिसने इतनी बड़ी सच्चाई का पर्दाफाश किया। भले ही अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, मगर मैं सुकून से हूँ कि मेरी जिंदगी भी अपने पति के हाथों बर्बाद होने से बच गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।